आज हम नए चैप्टर पढ़ेंगे कला। अगर इसके विषय की परिप्रेक्ष्य की बात करें कि विषय की परिप्रेक्ष्य में है क्या, तो विषय के परिप्रेक्ष्य में विषय के परिप्रेक्ष्य में आनंद का विषय, आनंद का विषय है। उसके बाद मानव जीवन में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उत्पत्ति इसकी हुई, उत्पत्ति कैसे है। उत्पत्ति तो कला की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के साथ ही जो है होती है। तो कला की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के साथ हुई है या मानी जाती है। अर्थात कला जो है मानव सापेक्ष है। अर्थात कला मानव सापेक्ष है। क्वेश्चन पूछेगा कला किसके सापेक्ष है, तो हम बोलेंगे कला जो है मानव के सापेक्ष है। अब बात करेंगे कि कला का वर्गीकरण करेंगे कि कला का वर्गीकरण तो कला का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया गया है। कला का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। एक है ईश्वरीकृत कला, ईश्वरीकृत कला, एक है मानवीय कला। मानवीय कला अगर बात करेंगे ईश्वरीकृत कला में हम किसे रखेंगे, तो हम कहेंगे देव शिल्प। देव शिल्प। और मानवीयकृत कला को दो भागों में तोड़ेंगे। मानवीयकृत कला को दो भागों में तोड़ेंगे। तो जो मानवीयकृत कला है इसे हम दो भागों में तोड़ेंगे तो कौन कौन सी जाएगी। एक जाएगी उपयोगी कला, उपयोगी कला, दूसरी है ललित कला। ललित कला। अब उपयोगी कला कौन सी रहेगी, तो उपयोगी कला मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उपयोगी कला कहलाती है। तो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है वह कला कहलाती है। ललित कला की बात करेंगे तो ललित कला में क्या है कि मनोभावों की अभिव्यक्ति ललित कला कहलाती है। कला का वर्गीकरण, तो कला का वर्गीकरण हम कर रहे हैं तो इसे दो प्रकार से करेंगे। एक में करेंगे ईश्वरीकृत कला। अगर ईश्वरीकृत कला की बात करेंगे तो इसमें लिखा जाएगा देव शिल्प। दूसरी है मानवीयकृत कला। मानवीय कृत कला। अब मानवीयकृत कला है तो इसे भी दो भागों में तोड़ेंगे मानवीयकृत कला को। एक है उपयोगी कला, दूसरी है ललित कला। ललित कला। अब उपयोगी कला का अगर उदाहरण पूछेगा तो हम इसमें बोल लेंगे उपयोग कला क्या होती है। उपयोगी कला तो दैनिक जीवन में यानी कि मनुष्य जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में
जीवन में करता है उपयोगी कला कहलाती है। अगर इसमें उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण में किसे किसे रखेंगे, तो हम रख सकते हैं बढ़ाईगिरी, बढ़ाईगिरी, सुनारगिरी, छपाई आदि। उसके बाद है ललित कला। तो ललित कला कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। क्वेश्चन आएगा कि ललित कला कितने प्रकार की होती है? तो ललित कला जो है 5 प्रकार की होती है। अब ललित कला की परिभाषा की बात करेंगे कि ललित कला होती क्या है, तो मनोभावों की अभिव्यक्ति। मनुष्य अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति, मनुष्य अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति ललित अभिव्यक्ति करता है। मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। दूसरी बात है कि ललित कला जो है, क्वेश्चन आएगा कि सौंदर्य कला क्या किसे कहलाती है, तो हम कहेंगे कि ललित कला जो है आनंद और सौंदर्य प्रदान कला है। ललित कला आनंद व सौंदर्य प्रदान कला है। अब जो है ललित कला में किन किन कलाओं को हम रखेंगे, तो ललित कला के अंतर्गत जो हम 5 को रखेंगे। नंबर 1 चित्रकला, नंबर 2 मूर्तिकला, नंबर 3 वास्तुकला, नंबर 4 संगीत कला, नंबर 5 काव्य कला। तो हमने देखा कि जो हमने कला का वर्गीकरण करा, तो कला का वर्गीकरण 2 भागों को मैं करा। एक ईश्वरीकृत कला कहलाई, दूसरी मानवीकृत कला कहलाई। ईश्वरीकृत कला तो जो हम प्रकृति में जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, जो मनुष्य जो है, जो ईश्वर ने जिसे बनाया है, वो जो है ईश्वरीकृत कला कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम देवशिल्प को रखते हैं। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं, इसमें जो हम मानव का उदाहरण ले सकते हैं। मानव तो देवशिल्प के अंतर्गत किसे रखेंगे, तो मानव को जो है देवशिल्प के अंतर्गत रखेंगे। मानवीकृत कला, तो मानवीकृत कला भी 2 प्रकार की, एक उपयोगी कला, दूसरी ललित कला। उपयोगी कला तो मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करता है, वही उपयोगी कला कहलाती है, जैसे बढ़ाई, सुनारगिरी, छपाई। उसके बाद है ललित कला। तो ललित कला जगह कितने प्रकार की, तो हम बोलेंगे ललित कला 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। परिभाषा की बात करेंगे तो मनुष्य अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति ललित कला के द्वारा करता है। ललित कला, अब ललित कला भी 2 प्रकार की होती है। अब ललित कला 2 प्रकार की, कैसे 2 प्रकार की, तो मूर्त और दूसरी है अमूर्त। या इसी को हम बोल सकते हैं दृश्य कला, और अमूर्त कला को बोल सकते हैं अदृश्य कला। तो हम जो दृश्य कला के अंतर्गत किसे किसे रखते हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इसी को बोल सकते हैं स्थापत्य कला। इधर इधर हम किसे रखेंगे, तो इधर जो हम संगीत कला, काव्य कला। अब क्वेश्चन आएगा पेपर में कि निम्न में से अदृश्य कला है, तो
संगीत कला और काव्य कला अदृश्य कला, और दृश्य कला चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला जो है ये सब जो है दृश्य कला के अंतर्गत आएगी। उसके बाद है कि काव्य को लेकर जो है विद्वानों में रहे मतभेद, तो काव्य कला को लेकर क्या रहा, विद्वानों में मतभेद रहे। काव्य कला को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई तो इसे जो इसे जो है काव्य कला को कोई तो कला बता दे रहे, कोई जो है इसे जो है साहित्य के रूप में जो है प्रस्तुत करे। अब काव्य कला के बारे में बात करेंगे तो काव्य कला कुछ ने तो जो है इसे साहित्य बोल दिया और कुछ ने इसे जो है कला बोल दिया। अगर बात करेंगे साहित्य बोलना किसने, तो साहित्य बोलने वाले जो व्यक्ति है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद है नंदुलारे वाजपेयी, और चौथे हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि अब जो है भर्तृहरि की जो है एक पुस्तक है नीति शतकम, तो भर्तृहरि की एक पुस्तक है नीति शतकम। तो भर्तृहरि की पुस्तक कौन सी है, नीति शतकम। इस नीति शतकम में कहा गया है साहित्य संगीत कलाविहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। अब इसी में जो है इसी की जो है एक लाइन आती है पेपर में, बोलता है साहित्य संगीत कलाविहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो ये हमारी लाइन आएगी जो है एग्जाम में, वो बोलेगा कि किस ग्रंथ से ली गई है, तो आएगा साहित्य संगीत कलाविहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो हम बोलेंगे कि ये भर्तृहरि की पुस्तक है नीति शतकम से जो है ये लाइनें जो है ली गई है। उसके बाद हम चलेंगे कि कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग है हुआ कहां पे, तो कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो ऋग्वेद में हुआ। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में होता है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ।